सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करें तो इसी चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और अगर हम लोग आर.एस. अग्रवाल की बात करें तो उसका नाम होगा हाइट एंड डिस्टेंस। तो नाम अलग अलग है और क्वेश्चन और इसके अंदर का बेसिक सब कुछ सेम है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि चैप्टर आपको अलग मिलेगा आरएस में और एनसीईआरटी में अलग मिलने वाला है। तो आज हम लोग इसकी बात करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसका बेसिक समझेंगे। अब बेसिक समझना कैसा है, देखो बेसिक का मतलब ये है कि हम लोग ये समझेंगे कि हमारे इस एक्सरसाइज में, इस पूरे चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और उनको हमें समझना किस तरीके से और उन क्वेश्चन को करना किस तरीके से। तो आपको हम पहले ही बता दें कि इन एक्सरसाइज के इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले का याद होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 3 फॉर्मूले से आप ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। और उसके साथ थोड़ा सा बेसिक समझना। बेसिक हमें ये समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ एलिवेशन बनता कब है। ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है और ये बनता कब है। बस ये 2 पॉइंट और 3 फॉर्मूले अगर आपने समझ लिए तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको ईजी से भी आसान लगने लगेगी। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा, हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, ये लिखा हुआ ना। तो आर.एस. अग्रवाल के बुक में बस इसी नाम से पूरा चैप्टर दे दिया गया। इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो एग्जाम्पल क्या देख रहा है, एक कुतुब मीनार दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक बंदा है। अब इस कुतुब मीनार को बंदा यहाँ से देख रहा है। ठीक है। कोई भी हो सकता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर देखा जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ से ये बंदा इसके टॉप को देख रहा है। ठीक है। और यहाँ से इसके लेवल देखो कहाँ जा रहा है, बॉटम को देख रहा है। अब क्वेश्चन ये कहेगा कि एक बंदा है कुतुब मीनार को देख रहा है इस एंगल में, कोई भी एंगल दे देगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60। 3 एंगल से ही बात करेगा, एक 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री एंगल से। ठीक है। कहेगा कि 30 डिग्री एंगल से ये बंदा इसको टॉप में देख रहा है, तो ये बताओ कि इस कुतुब मीनार की हाइट क्या होगी। हाइट इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अब बात ये आती है कि पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं ये बंदा देखेगा किस तरीके से। तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है। ड्राइंग बहुत ख़तरनाक है मेरे, तो इसको ज़रा ध्यान से देखो। ये कोई एक बंदा खड़ा हुआ है और ये कुतुब मीनार के टॉप को यहाँ से देख रहा है। आंखें यहाँ पर है, आंखों के लेवल से देख रहा है। ठीक है। और इसकी आंखों का लेवल एक यहाँ पर बनेगा और इस लेवल को हम लोग बोलेंगे हॉरिजेंटल लेवल। ठीक है। या फिर बोलो हॉरिजेंटल लाइन बोलो। ये डॉटेड दिख रहा है ना, क्योंकि आँख के सामने जो भी लाइन बनेगी उस लाइन को बोलेंगे हॉरिजेंटल लाइन बोल दो या फिर हॉरिजेंटल लेवल बोल देंगे। क्लियर है। अब इसने आंखों से ऊपर की तरफ देखा और सामने की तरफ देखा, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। ठीक है। अब इस एंगल को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इस एंगल को ही हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। हमेशा याद रखना, नीचे से कोई बंदा देख रहा है ऊपर की ओर। ठीक है। तो वहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इतनी बात समझ में आ गई। फिर से एक हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक हमारे पास बिल्डिंग है। ठीक है। इस बिल्डिंग को कोई बंदा यहाँ पर खड़े होकर देख रहा है। ठीक है। यहाँ से ऊपर की ओर देख रहा है। ठीक है। और इसकी आंखों का जो लेवल है वो ये है। क्लियर है। आंखों का लेवल ये है, इस बिल्डिंग को यहाँ पर देख रहा है और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब कभी भी क्वेश्चन आपसे कहे कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो समझ जाना कि जो आपका एंगल है वो नीचे की तरफ बन रहा है। यहाँ पर याद रखना, आपसे क्वेश्चन ये नहीं कहेगा कि एंगल ऊपर बन रहा है, नीचे बन रहा है, इधर बन रहा है, उधर बन रहा है ना। आपसे एंगल बोलेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी बोलेगा तो समझ जाना कुछ इस तरीके का हमारा एंगल बन रहा है। इतनी बात क्लियर होगी। अब एक चीज़ और आपको समझना है। अब यहाँ से इसने ऊपर की ओर देखा, तो जो ऊपर वाली लाइन होगी ना, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इसकी आंखों के लेवल से जो लाइन बनेगी उस लाइन को हम लोग बोलेंगे हॉरिजेंटल लाइन या फिर हॉरिजेंटल लेवल बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब थोड़ा और एक देख लो एग्जाम्पल। नीचे आ जाओ। यहाँ पर क्या है कि एक लड़की खड़ी है। ठीक है। लड़की के सामने एक पतंग उड़ रही। इसने इस लेवल से आंखों से ऊपर की ओर देखा ना, इसको यहाँ से खड़े होके इस पतंग को देखा, तो एक यहाँ पर ये लाइन बन गई। ठीक है। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। अब इसी आंखों का जो लेवल जा रहा है वो आंखों का लेवल क्या होगा, बिल्कुल सीधा होगा, ये इधर गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस लाइन को हॉरिजेंटल लेवल बोल दो या फिर हॉरिजेंटल लाइन बोल दो, एक बात है। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है हमारा कहाँ बन रहा है, इस जगह पे, है ना, यहाँ पर एंगल बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बात आपको याद रखनी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है और कब बनता है। ठीक है।
याद समझ में आ गया कि यहाँ पर खड़े होकर ऊपर की तरफ देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। याद रखना नीचे कोई बंदा है जो ऊपर देख रहा है, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया। अब जो बंदा है वो ऊपर खड़ा हुआ है और देख रहा है नीचे की ओर, ठीक है, तो जो ऊपर खड़ा है तो इसकी आंखों का लेवल क्या हो गया, ये हो गया। आंखों का लेवल बिल्कुल सीधा, देखो बिल्कुल सीधा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है। अब इसने यहीं पे खड़े होके यहाँ पर नीचे इस ऑब्जेक्ट को देखा, ठीक है, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। जब कभी भी कोई भी बंदा ऊपर से खड़े होके नीचे की ओर देखेगा, ठीक है, ऊपर से खड़े होके नीचे की ओर देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, और जब कभी बंदा नीचे खड़े होके ऊपर की ओर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अब इस बात को आपको याद रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आपसे ऐसे ही पूछेगा, कहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास एक पोल है, ठीक है, क्वेश्चन ने ये कहा कि एक पोल है और इस पोल को ये बंदा खड़े होके देख रहा है, ठीक है, और ये देख कैसे रहा है, ये देख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन में। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में देखेगा तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, और आंखों का लेवल कुछ ऐसा बनेगा। अब क्वेश्चन ये कहेगा कि इस पोल की हमें हाइट बताओ। क्या बताएगा, क्या पूछेगा, हाइट पूछेगा इस पोल की। तो बहुत ईजी है हाइट बताना। अब हाइट को हम लोग कैसे बताएंगे, उसके लिए ना हम अभी आपको एक एग्जाम्पल में बताते हैं। चलो मान लिया कि यहाँ पर हमारे पास एक बिल्डिंग है बड़ी से, ठीक है, या फिर मान लो कुतुब मीनार है। अब इस कुतुब मीनार को यहाँ से एक बंदा देख रहा है, इस पॉइंट से बंदे ने ऊपर की ओर देखा, ठीक है, ये किसी की आंख है मान लो, ठीक है, ये बिग बॉस की आंख है। इस आंख ने इस टॉप में देखा और इसकी आंखों का जो लेवल है वो ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर ना जो हाइट हो रही है कुतुब मीनार की वो फाइंड करके बताओ। और क्वेश्चन ने ये कह दिया कि इसकी आंख से लेकर और इस कुतुब मीनार तक की जो डिस्टेंस है 8 मीटर है, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बताएगा, देखो जब कभी भी हाइट पूछेगा तो आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे देगा, या फिर जब आपसे क्वेश्चन डिस्टेंस पूछेगा, ठीक है, तो आपको हाइट दे देगा। बस इसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, या फिर आपसे हाइट पूछ ली जाएगी ये, या फिर आपसे ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी पूछ ली जाएगी, बस, ठीक है। अगर ये दिया जा रहा है तो ये पूछा जाएगा, ये पूछा जा रहा है तो ये दिया मतलब ये दिया जाएगा तो ये पूछा जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्वेश्चन को करना कैसे उसको समझो। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये क्या दिख रहा है, ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये 90 डिग्री दिख रहा है ना, और ये क्या दिख रहा है हमें, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमें साइड तो पता होती, कौन सी क्या है नहीं पता होती, तो कोई बात नहीं अभी हम बताते हैं। ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उस साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। क्लियर इतनी बात। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपोटेनस बोलेंगे। अब यहाँ पर इसके जो बगल वाली साइड होती है ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। ये क्या हाइपोटेनस है, ये बेस है, और ये वाली जो साइड हो गई ये हमारी हो गई परपेंडिकुलर हो गई। क्या हो गई हमारी, परपेंडिकुलर हो गई, क्योंकि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब हाइट है, परपेंडिकुलर है, बेस है, ठीक है ना। अब समझना क्वेश्चन को हम लोग कैसे फाइंड करने वाले हैं, अब ये किस तरह के फॉर्मूले लगेंगे वो चीज़ हम बता रहे हैं। बहुत ही ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट अब चीज़ बता रहे हैं आपको। तो देखो जैसे कि मान लेते हैं कि इस बार क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि इसकी हाइट बताओ। देखो हाइट बताना है ना, ये पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बताना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन है, ये हमें डिस्टेंस दे दी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, बेस, मतलब बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ये सोचो कि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूले में बेस और परपेंडिकुलर का हमारा रिलेशन बनता है। सोचो जरा, बेस और परपेंडिकुलर का कब हमारा रिलेशन बनता है ये बताओ। तो देखो हमेशा याद रखो, टेन हमारा जो थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बात याद है। तो जब कभी भी आपसे परपेंडिकुलर पूछा जाए, ठीक है, फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर कहा जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। या फिर आपसे बेस पूछा जाए तो ये भी फॉर्मूला लगा देना। मतलब जब कभी भी परपेंडिकुलर भी पूछा जाए या फिर बेस पूछा जाए तो आपको टेन थीटा का फॉर्मूला लगाना है। मगर कंडीशन ये है कि या फिर आपको बेस पता होना चाहिए या फिर परपेंडिकुलर, मतलब इन दोनों में से कुछ एक चीज़ पता होना चाहिए और दूसरी आपसे फाइंड करने के लिए कहा जा रहा हो, तो उस केस में आप टेन थीटा का फॉर्मूला लगाओगे। इतनी बात क्लियर। अब आगे आते हैं, ये तो बात हो गई इन दोनों की।
अगर मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं दिया गया, हमें क्या नहीं दिया गया है, हमें परपेंडिकुलर नहीं दिया गया है, इसकी बात ही नहीं हो रही, हमें दे दिया गया हाइपोटेनस दे दिया गया है, ये जो कि है हमारे पास, ठीक है। हमसे कहा गया है, मान लो कि हमें इस बार डिस्टेंस पता है, ठीक है, ये डिस्टेंस पता है और हमसे हाइपोटेनस मान लो पूछ लिया जा रहा है, ठीक है। वैसे ऐसा होगा नहीं, अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं इस बार हमें हाइपोटेनस पता है जो कि है 10 मीटर, क्लियर है, और हमें बेस नहीं पता इस बार, तब हम लोग क्या करेंगे, तब क्या हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। देखो अब हम लोग बनाएंगे हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन। हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन किस फॉर्मूले में बनता है, ये बनता है हमारा cos थीटा के फॉर्मूले में। cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो जब कभी भी आपको हाइपोटेनस दिया गया हो और आपको बेस निकालना हो, बेस का मतलब हो रहा है यहाँ पर डिस्टेंस निकालना हो, क्या निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो। अब देखो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन हो या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा हो, फर्क नहीं पड़ता हमें उससे, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बने या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन बने, बट हमें जब कभी सॉल्व करना है तो इस तरीके से सॉल्व करना है, इन फॉर्मूले से, ठीक है। तो चलो अभी बेसिक समझो, क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छे से ये समझ में आएगा। अब हमने क्या बताया कि अगर हमें क्या चाहिए होगा, हाइपोटेनस पता होगा, बेस निकालना होगा, तो हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे cos थीटा का फॉर्मूला। अगर इन केस आपसे हाइपोटेनस पूछ लिया जाए, ठीक है, और बेस पता हो, तब भी हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा का फॉर्मूला लगा के ये यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब लास्ट फॉर्मूला और हम यहाँ पर लगाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि इस बार हमें बेस नहीं पता है, बेस की जिक्र ही नहीं किया क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने ये कह दिया है कि हाइपोटेनस है, ठीक है, और कहा गया है कि ये जो परपेंडिकुलर ना, इस परपेंडिकुलर को फाइंड करो। हमको ये गिवन दे दिया गया है और ये फाइंड करने के लिए कहा गया है। परपेंडिकुलर मतलब क्या हो रहा है, हाइट है ना। तो जब ये हमें गिवन है और हमसे ये पूछा जा रहा है, उस केस में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर साइन थीटा का। किसका लगाएंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है ओके परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बस सिंपल है, कितना इजी से आसान है। बस tan थीटा का फॉर्मूला याद रखो, cos थीटा का फॉर्मूला याद रखो और sin थीटा का। अब ये भी याद रखो कब और कैसे। देखो tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग तब लगाएंगे जब हमें परपेंडिकुलर या बेस में से कोई एक चीज़ पता होगी और दूसरी चीज़ फाइंड करनी होगी। जैसे कि हमें मान लो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये नहीं कहेगा कि परपेंडिकुलर फाइंड करो या बेस फाइंड करो। देखो परपेंडिकुलर और बेस तो हम लोग एंगल से निकालेंगे। ये क्या है, वैसे देखा जाए तो ये हमारे पास हाइट है, ठीक है, ये क्या है, हाइट है। मगर हाइट को निकालने के लिए हमने कहा कि ये हमारा जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी हेल्प से हमने यहाँ पर पता लगाया कि ये परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड बेस है और ये हाइपोटेनस है, तब जाके हम लोग ये काम करेंगे। इतनी बात क्लियर। तो चलो फिर से समझो, जब कभी भी हमसे बेस दिया गया होगा, ठीक है, और परपेंडिकुलर पूछा जाएगा तो tan थीटा लगाएंगे, या फिर हमें परपेंडिकुलर दिया गया होगा और बेस पूछा गया होगा तब tan थीटा लगाएंगे। इनमें से कुछ भी एक दिया जाए और दूसरी चीज़ पूछी जाए, और थीटा हमें ज़रूर बताया जाएगा कि 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 45 डिग्री है, ये बताया ही जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया है, cos थीटा दिया है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जब कभी भी आपसे बेस या फिर हाइट पूछी जाए, बेस पूछा जाएगा तो हाइट दे दिया जाएगा, हाइट पूछा जाएगा तो बेस दे दिया जाएगा। इनमें से कोई भी एक चीज़ पूछी जाए और दूसरी चीज़ दे दी जाए, गिवन हो, तो आपको क्या यूज़ करना है, cos थीटा। और इसी तरह से sin थीटा तब यूज़ करेंगे जब हमें परपेंडिकुलर और हाइट में से एक चीज़ पता होगी और दूसरी चीज़ हमें फाइंड करनी होगी। बस इतना ही हमें समझना था। तो एक चीज़ और याद रखो, जब कभी भी हमारा एंगल नीचे की ओर बनेगा तो वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब कोई बंदा होगा नीचे खड़ा होगा और टॉप की तरफ देख रहा होगा, तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनेगा जब बंदा ऊपर खड़ा होगा और कोई जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो नीचे की तरफ होगा, तब हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ये तो बेसिक था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उसका फिगर बनाना, क्योंकि फिगर बनाना ही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप फिगर बना ले गए तो इसका जो सोल्यूशन है वो आप तो इजीली कर लोगे, बट फिगर कैसे बनेगा उसको आप स्टेप बाय स्टेप समझो, ध्यान से समझो, ठीक है। क्वेश्चन के सोल्यूशन बहुत ईजी है, आपको हम फिर से बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है, बट इनका फिगर आप ध्यान से बनाओगे तब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। क्वेश्चन 1, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विच इज ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री।
देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 है ये क्या कह रहा, इसके फिगर को मत देखना, पहला ही क्वेश्चन है, फिगर मत देखो, शुरू से ही प्रैक्टिस करते हैं खुद से फिगर बनाने की, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग आ 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर लंबी रोप चढ़ रहा है, ठीक है, सर्कस जो आर्टिस्ट है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल, वो जो रोप है ना वो एक हमारे पास वर्टिकल पोल है टू द ग्राउंड। देखो फिगर हम बनाते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक पोल है, ठीक है, ये ग्राउंड में है, ग्राउंड से ये पोल हमारा खड़ा है, वर्टिकल पोल है जो कि ग्राउंड से ये बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है, वर्टिकल पोल। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके टॉप में क्या कह रहा है, टॉप से बंधी हुई रस्सी, फिर से देखो, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप, ठीक है, ऑफ अ वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड, जो वर्टिकल पोल है जो ग्राउंड में खड़ा है उसके टॉप से स्ट्रेच बंधी हुई टाइटली, बिल्कुल क्लियर। आगे क्या कह रहा, फाइंड द हाइट ऑफ द, देखो अब जब पोल हमारी बंधी होगी, सॉरी हाँ, जो हमारी रस्सी होगी जो बंधी होगी वो कुछ इस तरीके से बंधी होगी, है ना, यहाँ पर होगा इसका पॉइंट, और इधर से बिल्कुल टाइट यहाँ से बंधी होगी, क्लियर इतनी बात। आगे क्वेश्चन है क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब देखो ये जो पोल दिख रहा है, ये पोल है, ये पूरा, इस पोल की हाइट हमें बतानी, क्लियर इतना। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विच विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखो यहाँ पर समझना, इसको हम पहले यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एक रोप है, ठीक है। अब इस रोप में हमारा जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। यहाँ पर क्या कह रहा है, विथ द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर रोप से मिला हुआ हमारा एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। अब क्वेश्चन ने ये बता दिया है कि जो इस रोप है ना, ये जो रोप, इस रोप की जो लेंथ है वो 20 मीटर है। आप कहोगे 20 मीटर कैसे, क्वेश्चन ने ये कहा ना कि जो बंदा है वो चढ़ के रहा है, कितने मीटर रोप में चढ़ रहा है, 20 मीटर, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 20 मीटर। अब देखो ध्यान से, ये हमें क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये 90 डिग्री, 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस, 90 की नीचे वाली साइड क्या होती है, बेस, और ये क्या है हमारे पास, ये है परपेंडिकुलर। अब देखो इस केस में हमें क्या पता है, हमें हाइपोटेनस पता है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है जो कि यहाँ पर हाइट है, ठीक है। अब बताओ एच ओ पी, इसका रिलेशन कब बनता है, एच ओ पी का साइन थीटा के फॉर्मूले बनता है, अभी दिखाते हैं। ये देखो ये क्या दिख रहा है, ये साइन थीटा दिख रहा है, और साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन एच होता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें अगर हाइट चाहिए इस वाले क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मूला साइन थीटा का। क्यों यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें हाइपोटेनस पता है और हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर फाइंड करना है ना, कितना सिंपल सा। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको देखो थोड़ा। अब देखो हमने फिगर तो बना लिया, अब हम लोग इसमें क्या कर देते, नेमिंग कर देते। तो इसको हम बोल देते ये ए है, ठीक है, इसको बोल दिया ये बी है, और इसको बोल दिया सी है। आप इसकी नेमिंग कुछ भी कर सकते हो, इसको बी बोल दो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको बी बोल दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप किसी को भी कुछ भी बोल दोगे, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलो ए इसको बोल दिया हमने, बी इसको बोल दिया, और सी इसको बोल देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेमिंग की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ भी आप अपनी मर्जी से किसी को भी दे दो। क्लियर हो गया। अब हमें पता चल गया कि हमें फाइंड कैसे करना और किस फॉर्मूले से करना। तो सिंपल से आप करने का तरीका समझो। यहाँ पर लेंगे हम लोग इन ट्रायंगल लिखेंगे, यहाँ लिखा इन ट्रायंगल, यहाँ कर दिया हमने ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में हमें पता है कि हमें ये फाइंड करना है, और हमें ये पता है इन दोनों के जो हमने रिलेशन बनाया तब कब बन रहा है भैया, साइन, यहाँ लिखा थीटा, साइन थीटा के फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन एच। देखो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए सी है, ठीक है, ओके सॉरी ए बी है, ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है, और एच मतलब हाइपोटेनस क्या है, ए सी है, यहाँ लिख दिया ए से। अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, ये P अपॉन एच हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसकी साइड लिखी। अगर आपको ये नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, और इसे लिखने की कोई भी ज़रूरत भी नहीं है। आप डायरेक्ट यही लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर थीटा, थीटा का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि जो भी हमें एंगल दिया जाएगा उस एंगल को लिखना है। तो यहाँ पर हमें कितना दिया है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हमने 30 लिख दिया। अब हमें ए बी पता है, ए बी कितना है, बिल्कुल भी नहीं पता, ए बी को हम लोग ए बी ही लिख देते हैं,
ठीक है। हमें AC पता है जो कि है 20। अब जो sin 30 है, sin 30 की वैल्यू बताओ क्या होती है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, ठीक है। क्या होती है, ओके 1/2 होती है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2, यहाँ पर लिख दिया 1/2, यहाँ कर दिया AB अपॉन यहाँ कर दिया हमने 20 देखो डिवाइड में इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ गया 20 बाई यहाँ पर कर दिया 2 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर AB, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 10 मिल जाएगा। तो AB हमें क्या मिल गया, 10 मिल गया, और हमें AB ही तो फाइंड करना था। AB मतलब इसकी हाइट, तो हाइट हमें कितना पता चल गया, 10 पता चल गया। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर। तो यहाँ लिख देंगे हाइट ऑफ द पोल ऑफ द, यहाँ कर दिया हमने पोल इक्वल्स टू 10, यहाँ पर मीटर लिख देंगे। बस इतना ही करना था, ठीक है। देखो आपको ये वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर लगेगी, मगर आपने ये वीडियो अगर पूरी देख ली ना तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी से भी आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये कह रहा है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पेड़ है हमारे पास, मान लो ये हमारा पेड़ है, ठीक है। अब ये आंधी तूफान की वजह से ये बीच से टूट गया। क्या हो गया, बीच से ये टूट गया। फिर समझो ये हमारे पास क्या था, एक पेड़ था, बिल्कुल इस तरीके से दिख रहा है आपको। अब आंधी तूफान आया तो भैया ये बीच से टूटा, तो इस पेड़ का जो टॉप है, ये देखो ये टॉप दिख रहा है, ये टॉप जाके ग्राउंड को ऐसे टच कर रहा है। ये बात समझ में आया, समझ में आ गई ना, बहुत सिंपल है। देखो हमारे पास इस तरह से ये पेड़ था पूरा, जैसे ये आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये बीच से टूटा और ये ग्राउंड को इसने ऐसे टच कर लिया। इसका हम फिगर बनाते हैं तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब जब ग्राउंड को उसने टच किया है ना, ये कह रहा है टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, मतलब जो ट्री का टॉप था वो ग्राउंड को टच कर रहा है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। और वो जो एंगल बना रहा है ना, वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इसको फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक पेड़ है, मान लेते हैं ये हमारा पेड़ है, ये पेड़ था, ये ग्राउंड में है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। अब ये आंधी तूफान आया तो ये बीच से क्या हो गया, ये टूट गया, टूट के ये गिर गया ग्राउंड में, इस पॉइंट में। अब देखो इसका जो टॉप था वो आ गया यहाँ पर आ गया, ठीक है, टूटने के बाद। तो क्वेश्चन कह रहा है जहाँ पर ये टॉप टच कर रहा है तो यहाँ पर एंगल बन रहा है हमारा 30 डिग्री का, ठीक है। और कह रहा है कि भैया ट्री जहाँ पर खड़ा था वहाँ से लेकर और जहाँ पर ट्री हमारा गिरा हुआ है वहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ, टच द ग्राउंड इज़ 8 मीटर, ठीक है। तो ये इसकी डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, 8 मीटर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन ने हमसे पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इस ट्री की हमसे हाइट पूछ ली, ठीक है। तो ध्यान देना, अब इस ट्री की हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे, बताओ, सोचो जरा, इस ट्री की हाइट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम नेमिंग करते हैं फिर समझाते हैं। यहाँ लिख दिया हमने ए कर दिया, और इसको हमने बोल दिया ये हमारे पास बी है, और इसको हमने बोल दिया ये वाला पॉइंट हमारे पास सी है। ये हमारे पास है ए बी सी है। अब हमें इस ट्री की हाइट बतानी है, तो मतलब क्या होगा, हमें ये भी बताना है और ये भी बताना है, क्योंकि ये पूरा हमारा ट्री तो है, क्योंकि ट्री था टूट के गिरा यहाँ पर, तो ये भी हमारे पास ट्री है और ये भी हमारा ट्री है। हमें क्या करना होगा, हमें ये साइड भी फाइंड करनी है, अब ये साइड भी फाइंड करनी है। क्वेश्चन ने देखो घुमा के पूछ लिया, इसने नहीं कहा कि दोनों साइड बताओ, बस ये कह दिया कि ट्री बताओ। तो ये पूरा तो हमारा ट्री ही है, क्योंकि ये पहले पूरा खड़ा था, फिर बीच से टूटा तो यहाँ गिरा। तो हमें अब ये भी निकालना है और हमें ये भी निकालना है। और हम लोग ये कैसे निकालेंगे वो देखो, मान देखो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा, इसकी वजह से इसके सामने जो साइड दिख रही है ये हाइपोटेनस होगी, इसकी ये वाली साइड होगी हमारी परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड होगी हमारे पास बेस। हमें सिर्फ बेस पता है, परपेंडिकुलर और हाइट हमें निकालना है। तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, देखो, तो अब इसके सोल्यूशन को ध्यान से समझो। यहाँ पर ना हमें क्या चाहिए, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मतलब ए बी भी फाइंड करना है, ए सी भी फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग ये लेते हैं ए बी और लेते हैं बी, ठीक है, मतलब बी सी। तो ये हमारे पास कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास बेस है। परपेंडिकुलर और बेस हम लोग कैसे निकालते हैं, किस फॉर्मूले से निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं tan थीटा के फॉर्मूले से। ये बात नहीं समझ में आई तो देखो अभी समझ में आएगी।
हमने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ लिखना है इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब देखो हमने क्या बताया कि हमें ये पता है, बेस पता है, ठीक है, हमें परपेंडिकुलर नहीं पता, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर हम कब कैसे फाइंड करते हैं, जब हमें बेस पता होता है तब हम लोग कैसे परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं, टेन थीटा के फॉर्मूले से। तो यहाँ लिखा हमने टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, AB है, तो यहाँ कर दिया हमने AB अपॉन बेस हमारे पास क्या है, BC है, तो हमने यहाँ पर BC कर दिया। अब यहाँ पर ना थीटा है, थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, यहाँ लिख दिया 10 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 30। अब देखो जो AB है, AB हमें पता नहीं, तो AB को हम लोग AB ही लिख देंगे, यहाँ लिख दिया AB, और AC और BC हमें पता है जो कि है 8 है, यहाँ पर हमने 8 कर दिया। अब देखो tan 30 डिग्री है ना, tan 30 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होती है, 1/√3 होती है, तो यहाँ लिख दिया 1/√3 कर दिया। इक्वल्स टू जो AB है उसको हमने AB लिखा रहने दिया, और जो 8 है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 × 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 यहाँ पर हो गया √3 इक्वल्स टू हमें यहाँ मिल गया AB। तो AB की वैल्यू हमें क्या मिली, 8/√3 हमको मिल गई है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहाँ पर ना देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है, अब हमें ये भी चाहिए, ये वाली साइड AC, तो आप इसको क्या कर सकते हो, P और H के भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या फिर आप B और H के भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। मतलब इन दोनों का रिलेशन बना के निकालो, या फिर इन दोनों का रिलेशन बना के आप निकालो, ये आपकी मर्जी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर AB और AC के रिलेशन से निकालेंगे। तो AB हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, और AC हमारी हाइपोटेनस है। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस फॉर्मूले में आता है बताओ, तो साइन थीटा के फॉर्मूले में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ लिखा हमने साइन थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन AC कर दिया। एक काम करते हैं, यहाँ पर साइन थीटा है, थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, तो यहाँ लिखा हमने साइन, यहाँ कर दिया हमने 30, और यहाँ पर AB अपॉन AC कर दिया, तो AB अपॉन हमने कर दिया AC। अब यहाँ पर देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो यहाँ लिखा 1/2 इक्वल्स टू AB अपॉन हमने कर दिया यहाँ पर AC कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, AB अपॉन AC। अब यहाँ पर ना हम क्या कर सकते हैं, 2 हमारे पास डिवाइड में इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में AC इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा AC इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया 2AB हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान देना, क्या ध्यान देना हमें यहाँ पर, हमें ये ध्यान देना है कि AB की वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाली है जो कि है 8√3 था, 8/√3। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × यहाँ लिखा हमने 8/√3 कर दिया। अब यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं ना, इसका मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 16/√3 आ गया, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर सीधा लिखा हमने AC इक्वल्स टू 16, और यहाँ कर दिया बाय, ये कर दिया हमने √3 हो गया। इतनी बात क्लियर है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, AC इक्वल्स टू 16/√3 कर दिया, ठीक है। तो हमें ये क्या मिला है, AC मिला। अब देखो ध्यान से, हमें क्या फाइंड करना था, हमें ट्री की पूरी हाइट फाइंड करनी थी। तो आधी ट्री ये हमारे पास, आधा ये, जब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तभी तो हमें पूरा ट्री की हाइट पता चलेगी। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे AB और यहाँ करेंगे प्लस AC इक्वल्स टू, AB हमारे पास क्या है, AB है 8√3 और AC हमारे पास 16, ये है हमारे पास √3 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3 और यहाँ पर 8 प्लस यहाँ पर 16, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 24/√3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, AB प्लस AC इक्वल्स टू 24 यहाँ पर आ गया हमारे पास √3 आ गया। क्लियर इतनी बात। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करना बहुत ईजी है। यहाँ पर ना √3 है तो √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे अपने मन से और नीचे भी करेंगे। अब आप कहोगे ये क्यों कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए। देखो जब कभी भी √3 नीचे आ जाए, है ना, तो क्या करो, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई √3 का कर दो। इससे क्या होगा, अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो फिर से वही आ जाएगा और इस तरह से हमारा ये सॉल्व भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 24 और यहाँ पर लिख दिया हमने √3 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 3। √3 × 3 करते हैं तो यहाँ पर √3 × √3 करते हैं तो हमें 3 मिलता है। 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 8 × 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 × √3।
अब हमेशा एक चीज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, √3 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732 होती है। इस वैल्यू को याद रखना, क्योंकि इस जितने भी क्वेश्चन आएंगे मोस्टली क्वेश्चन में आपको √3 कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो √3 की वैल्यू आपको याद रखनी है ताकि आपकी कैलकुलेशन तेज़ हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके आगे वाला काम हम यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ करेंगे 8 इंटू √3 की जगह पे किया 1.732, और इसका जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने में हमें कितना मिलेगा 13.8, और यहाँ पर हमें मिल गया 5। ठीक है, एंड सो ऑन। यही आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सल्यूशन। 5 के बाद 6 भी आ जाएगा, तो 6 करना है तो कर दो, और यहाँ पर कर दो मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा ये आंसर हो गया। क्लियर है, तो बात समझ में आ गई। हमें क्या करना था, फिर से एक बार इस फिगर को समझ लो। क्वेश्चन ने ये कहा था कि एक हमारे पास पेड़ है जो कि आंधी से टूट गया, बीच से टूटा, और जब जितना पार्ट उसका टूटा, टूटने के बाद उसका जो टॉप था वो टच कर रहा था ग्राउंड को। ठीक है, तो क्वेश्चन ने ये बताया कि उसके टॉप से लेकर उसके बॉटम तक की जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर, और क्वेश्चन ने कहा जो जहाँ पर वो टच कर रहा था ग्राउंड को उसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। तो क्वेश्चन ने ये पूछा ट्री की हाइट क्या होगी, ये क्वेश्चन ने पूछा था। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया इसके फॉर्मूले से, बस हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंस्ट्रक्टर है जो कि 2 स्लाइड को इंस्टॉल करने की प्लानिंग कर रहा है पार्क में। अब वो स्लाइड क्या है, स्लाइड को ध्यान समझना। स्लाइड एक झूला है, आपके स्कूल में भी होगा, एक झूला होता है ना जिसमें सीढ़ियाँ लगी होती है, उसमें चढ़ के जाते हैं, फिर उसमें बैठते हैं, फिर वहाँ से सरक जाते हैं नीचे की तरफ, सरकते ना, उस झूले की बात की जा रही है। उस झूले को स्लाइड बोला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, स्लाइड ही कहते हैं वैसे, स्लाइड वाला झूला जो भी है। ठीक है, वो बात समझ में आ गई आपको। अब ध्यान देना, क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया कंस्ट्रक्टर ना 2 प्लान कर रहा है झूले को लगाने के, स्लाइड को। ठीक है, एक जो झूला होगा, जो एक स्लाइड होगी वो 5 साल तक के बच्चे झूलेंगे, और जो दूसरा होगा उसमें 5 साल से ज़्यादा के झूलेंगे। जो 5 साल वाले बच्चे होंगे उस झूले की जो हाइट होगी, टॉप हाइट होगी, वो 1.5 मीटर होगी, और उसका जो एंगल होगा ना, वो एंगल होगा उसका 30 डिग्री का, जो कि यहाँ पर दिया है। अभी क्वेश्चन को समझो, अब फिगर बनाएंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है 30 डिग्री टू द ग्राउंड। अब कह रहा है कि जो बड़े वाले बच्चे झूलेंगे ना, बड़े वाले झूला का स्लाइड की जो हाइट होगी वो 3 मीटर होगी, और उसका जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन यहाँ पर पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अब ईच केस की स्लाइड की लेंथ बतानी है। अब देखो समझो, पहले फिगर को समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ये देखो। यहाँ पर हमने 2 स्लाइड बना दी। देखो आपने अगर झूले को ध्यान से देखा होगा स्कूल में, तो यहाँ पर ऐसे बना होता है झूला, है ना, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यहाँ पर सीढ़ियाँ होती हैं, यहाँ पर चढ़ के जाते हैं बच्चे, यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ से सरक जाते हैं, ये है झूला। ठीक है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो बच्चों वाला झूला है, छोटे बच्चों 5 साल के कम बच्चे के, उसकी जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट है वो है 1.5 मीटर है। ठीक है, क्लियर है। और क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो हमारी स्लाइड है ना, स्लाइड किस एंगल पे है, ये किस एंगल पे है, 30 डिग्री के एंगल पे है। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि इस स्लाइड की डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूछ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर पहले नेमिंग कर देते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा ए, ये हो गया, इसको बोल दिया हमने बी, या फिर इसका नाम बदल दो, इसको बोल देते हैं एफ, और इसको बोल देते हैं ए, कुछ भी बोल दो अपनी मर्जी से, कुछ भी बोल दो, एक्स वाई जेड कुछ भी नाम रख दो, एक्स का नाम रख दो, कुछ भी रख दो, आपकी मर्जी। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ए एफ, और यहाँ पर ई है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया जो छोटे बच्चों का झूला है उसकी जो हाइट है, चढ़ने वाली हाइट, ये हाइट समझ रहे हो, ये चढ़ रहे हैं यहाँ पर, जहाँ से चढ़ा जाता है, जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, और जो यहाँ पर स्लाइड करेगा बच्चा, उस स्लाइड की हमें डिस्टेंस निकाल के बताओ, क्वेश्चन ने ये कहा है। और यहाँ पर एंगल हमें दे दिया है 30 डिग्री। समझ गए, ये तो छोटे बच्चे की बात रही। अब बड़े बच्चे की बात कर लेते हैं। अब जो बड़े बच्चे हैं उनकी जो हाइट है वो हाइट है 3 मीटर की। ठीक है, और क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो यहाँ पर स्लाइड है उस स्लाइड की हाइट डिस्टेंस फाइंड करके यहाँ पर बताओ। ठीक है, लेंथ फाइंड करके बताओ। तो इसका जो एंगल बन रहा है बड़े वाले झूले का वो बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर से अभी बता देते हैं, इसका नाम हम लिख देते हैं, जैसे कि ये बी हो गया, इसको हमने बोल दिया सी, और इसको हमने बोल दिया डी। ठीक है, ये
क्वेश्चन ने क्या कहा कि हमारे पास जो बड़ा वाला झूला है उसकी हाइट ये है और जो स्लाइड है ना, ये स्लाइड यहाँ पर सरकते हुए आएंगे, इस स्लाइड का हमें क्या बताना है, लेंथ बताना, बस इतना क्वेश्चन है का। तो ध्यान से समझो, यहाँ पर ना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम लोग बोल देते हैं ये हमारे पास 90 डिग्री है, 90 के सामने क्या है, हाइपोटेनस, और 90 की इधर वाली क्या है, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस हमें निकालना है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कब हम लोग निकालते हैं, किस फॉर्मूले से निकालते हैं, साइन थीटा के फॉर्मूले से। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हमें हाइट यहाँ पर चाहिए है ना, मतलब ये चाहिए, ये स्लाइड चाहिए, स्लाइड की हमें लेंथ चाहिए, तो हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा साइन थीटा का फॉर्मूला। अब उसी तरह इसमें आ जाओ, इसमें भी हमें क्या पता है, हमें ये पता है जैसे कि ये 90 डिग्री है, 90 के सामने क्या होती है, हाइपोटेनस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। हमें परपेंडिकुलर इसमें भी पता है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस कब निकलेगा, जब हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे उसको देखो। तो चलो हम लोग सबसे पहले बात करते इस वाले की, बच्चे वाले झूले की। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का नाम क्या है, ए एफ और यहाँ पर है ई। ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हाइपोटेनस पूछा गया है, सिंपल सा हमने दिमाग लगाया कि ये फॉर्मूला कहाँ पर आएगा, मतलब कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो हमें पता चल गया, हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा साइन 30 डिग्री वाला, या फिर लिखो पहले साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है भैया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, एफ ए साइड है, यहाँ लिखा एफ ए लिखो या फिर ए एफ लिखो, आपकी मर्जी। और यहाँ पर हाइपोटेनस कौन सी साइड है, ई एफ साइड है, तो यहाँ पे लिख दिया ई एफ। अब यहाँ पर क्या है, थीटा, थीटा की जगह पे 30 डिग्री लिखेंगे, तो यहाँ लिखा हमने साइन, यहाँ कर दिया हमने 30। अब जो एफ ए है वो है हमारे पास 1.5 है, और जो हमारे पास एफ ई है वो हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एच कर दिया। क्लियर हो गया इतना। एच ना लिख के हम सीधे ई एफ ही लिख देते, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर लिख दिया हमने ई एफ। क्लियर। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो 1/2 लिखा, और यहाँ पर हो गया 1.5, यहाँ पर कर दिया हमने ई एफ कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ई एफ इधर भेज दो, 1 के साथ देखो डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ई एफ इक्वल्स टू, यहाँ पर है 1.5 है और यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें ई एफ की जो वैल्यू मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है, 3। तो 3 क्या हो जाएगी, मीटर, और ये हो गया हमारे पास इसकी लेंथ, छोटे वाले स्लाइड की लेंथ जो कि है 3 मीटर है। क्लियर है ना, कितना ईजी, बहुत ईजी है। अब इसी तरह आ जाओ इसके दूसरे वाले फिगर में। दूसरे वाले फिगर में भी हमें देखो क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला, जो कि होगा सी बी अपॉन, और यहाँ पर होगा सी डी। अब साइन थीटा है, थीटा की जगह पे 60 लिख देंगे, तो यहाँ लिखा हमने साइन, और यहाँ कर दिया हमने 60 इक्वल्स टू सी बी। अब सी बी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3, तो यहाँ लिखा हमने 3, और सी डी तो हमें पता नहीं है, तो सी डी को सी डी लिखेंगे। अब साइन 60 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, मतलब याद करो भैया साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, √3/2 होती है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, √3/2 कर दिया, यही होती है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3, यहाँ 3 कर दिया, और यहाँ कर दिया हमने सी डी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 सी डी, और यहाँ पर 2 इधर चला जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6। तो हम यहाँ लिखेंगे सी डी इक्वल्स टू 6, ये मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, तो यहाँ पर आ गया डिवाइड में, तो 6√3 हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो √3 नीचे आ गया ना, अभी हमने बताया था अगर √3 नीचे आ जाए तो हमेशा क्या करो, ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी कर दो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6√3 और डिवाइड में √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 2 जा हो जाएगा 6, तो यहाँ पर आ गया 2√3। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था ना कि ये जो √3 है ना, ये हर जगह आपको मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में, हर दूसरे क्वेश्चन में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हमेशा भैया इजी क्या रहेगा, इसकी वैल्यू याद कर लो, क्या होती है 1.732, 1.73 यहाँ पर कर दिया हमने 2। क्लियर हो गया इतना। तो हमने यहाँ पर सी डी लिखा, सी डी इक्वल्स टू 2 इंटू 1.7 और यहाँ कर दिया 3, यहाँ पर हमने कर दिया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो एक चीज़ याद रखो, अगर आप क्या करो 2√3 लिखना है तो 2√3 आप लिख दो, ठीक है, मगर आप इसका मल्टीप्लाई भी कर दोगे ना तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके मार्क्स तो नहीं कटेंगे, मगर
ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 3.464 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा सी डी की वैल्यू और यही हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। तो दोनों के हमने क्या हाइट निकाली स्लाइड की, तो इसकी 3 आई थी और इसकी आई 3.146 मीटर आ गई। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन है ना कितना सिंपल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बट अगर आपको ये नहीं पता एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है तो ये आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लगेगा। अगर आपने शुरुआत में ये वीडियो देखी थी ना, शुरुआत में, तो हमने वहाँ बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। फिर से समझ लो, नहीं समझ पाए तो। यहाँ कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो टावर के टॉप में, ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के टॉप में बन रहा है। चलो एक रफ फिगर हम बना के दिखाते हैं। रफ फिगर ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो टावर है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ग्राउंड में बनता है, नीचे की तरफ। तो ये हमारा ग्राउंड है, इस ग्राउंड में ये टावर खड़ा हुआ है और इस पॉइंट में हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट को याद रखो ध्यान से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब जो ये टावर है, टावर से 30 मीटर दूर बन रहा है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। टावर से 30 मीटर दूर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ग्राउंड में बनेगा, ये भी याद रखना, ठीक है। क्लियर हो गया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बन रहा है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब हमें इस टावर की हाइट बतानी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, फिगर कैसे बनेगा ये समझ में आ गया। अब और अच्छे से फिगर को बनाते हैं और फिर इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो देखो इस क्वेश्चन को ना करने के लिए हम लोग सबसे पहले फिर से एक बार फिगर को बनाते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि एक ग्राउंड है यहाँ पर, ठीक है, ये ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड में हमारा टावर खड़ा हुआ है, इस जगह पे ये मान लो टावर खड़ा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने ये कहा था टावर से 30 मीटर दूर, यहाँ से मान लो यहाँ तक 30 मीटर है, ये यहाँ पर हमने कह दिया इसकी जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर की। 30 मीटर दूर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के टॉप में। तो टावर के टॉप ये हो गया और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर नीचे की ओर हमारा बन गया। हमेशा याद रखना एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा जो बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। क्लियर हो गया। ये तो हो गया फिगर। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो ये टावर है ना, इस टावर की हाइट बताओ। इस टावर क्या बतानी, हाइट बतानी। क्लियर इतनी बात। तो चलो इसकी सबसे पहले नेमिंग करते हैं। तो इसको बोल दिया ये ए है, ये हो गया बी हो गया और ये हो गया हमारे पास सी हो गया। क्लियर हो गया। ये हो गया हमारे पास ए बी सी हो गया। हमें क्या बताना, हाइट। हमें क्या पता है, हमें पता है ये सी बी। ये सी बी क्या है, देखो ये हमारा 90 डिग्री, 90 के सामने हाइपोटेनस, और जो 90 के बगल और नीचे वाली साइड होती है ये बेस होती है, और ये होती है हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब इसको इस तरीके से समझो कि हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और बेस और परपेंडिकुलर का फॉर्मूला कब आता है, जब tan थीटा होता है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें इसे सॉल्व करना है tan थीटा के फॉर्मूले से। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। अब जो ये ए बी सी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम लोग यूज़ करेंगे tan थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा का फॉर्मूला होता है भाई साहब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी। बेस हमारे पास क्या है, बेस है हमारे पास सी बी। अब थीटा है, थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे 30 डिग्री। जितनी भी डिग्री हमें दी जाए वो लिख दो। ए बी हमें पता है ना, तो ए बी को हमने ए बी लिख दिया। हमें सी बी पता है, हाँ पता है कितना, 30 लिख दिया। अब हमें पता है जो tan 30 डिग्री होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। tan 30 की वैल्यू हमें पता है भैया होती है 1/√3 होती है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1/√3 और यहाँ पर हमने लिख दिया ए बी अपॉन 30 डिग्री। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 30 अपॉन √3 हो गया, और यहाँ पर हमने लिख दिया ए और यहाँ लिख दिया हमने बी। अब बताओ कोई दिक्कत है, नहीं ना। अब दिक्कत ये है कि अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो हमने आपको बताया है ना, जब कभी भी √3 नीचे आ जाए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई √3 का कर दो और नीचे भी कर दो। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 30 √3, तो हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं और नीचे भी करने जा रहे हैं।
तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा और यहाँ पर आ गया हमारे पास √3, तो ये हो गया हमारे पास 30, यहाँ पर आ गया हमारे पास √3। √3 इंटू √3 हो जाता है हमारा 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 10, तो ये आ गया हमारे पास 10 √3 √3 इक्वल्स टू AB। यही हो गया इस क्वेश्चन की हाइट पूछी गई थी। हाइट हमारी कौन सी साइड थी, AB वाली साइड हाइट थी ना, इस ये टावर था ना, टावर की हाइट पूछी गई जिसका नाम हमने लिखा हुआ है AB। ठीक है, तो हमने AB फाइंड कर लिया है 10 √3 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। अब देखो √3 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1.732। अगर आपको इसको सॉल्व करना है इसके आगे तो 10 इंटू √3 की वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व करके रख दो, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया कंप्लीट, है ना, कितना सिंपल है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक काइट है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर की ओर उड़ रही है। तो देखो यहाँ पर हमने एक पतंग बना दी है, ये हमारे पास है एक पतंग। ठीक है, अब ये पतंग है ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर की ओर। ठीक है, ये मान लो यहाँ पर हमारे पास ग्राउंड है, ये इस ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर ये उड़ रही है। क्लियर इतनी बात। अब ये पतंग का जो धागा है ये ग्राउंड में बंधा हुआ है, यहाँ पर है। ठीक है, मान लो कोई उड़ा रहा है या फिर मान लो यहाँ पर बंधा हुआ है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो यहाँ पर धागा है ना, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। तो यहाँ पर हमें ना इसकी हाइट बता दो। ठीक है, इस धागे की डिस्टेंस बता दो। तो यहाँ पर हो गया, हम इसकी नेमिंग करते हैं, फिर से क्वेश्चन को अच्छे से बताते हैं। पहले यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं, इसको बोला A, इसको बोल दिया B, यहाँ पर कर दिया C। अब क्वेश्चन को फिर से समझो। क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक पतंग है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। ठीक है, उसका जो धागा है वो ग्राउंड में बंधा हुआ है। अब ये ग्राउंड में मान लो यहाँ पर बंधा हुआ है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो ये धागा है ना, इस धागे की लेंथ बताओ। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमें लेंथ बतानी, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा है। इसको हमने बोल दिया 90 के सामने क्या, हाइपोटेनस। ये वाली साइड क्या हो गई हमारी, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन बनाओ। किस फॉर्मूले बनेगा, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर sin थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो चलो हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने sin, यहाँ लिखा इन ट्रायंगल, इसका नाम दे दिया हमने ABC। और यहाँ पर हमने बोल दिया है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग sin थीटा का। sin थीटा का फॉर्मूला होता है AB। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। AB अपॉन हो जाएगा यहाँ पर AC हो गया हमारे पास। अब साइन थीटा है भाई साहब, तो थीटा की जगह पे हम लोग जनाब क्या लिखेंगे, 60 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एंगल दिया गया है 60 डिग्री। अब AB हमें साइड पता है कितना है, 60 है, ये भी लिख दिया 60। AC तो हमें पता नहीं है, तो हम लोग AC लिख देंगे। अब साइन जो 60 है हमारे पास, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो यहाँ पर 3/2 हमने कर दिया। अब यहाँ लिखा हमने 60 और यहाँ कर दिया हमने AC। अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो AC यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ आ गया √3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास AC और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स टू 60। और देखो ये डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर लिखा हमने AC इक्वल्स टू 60 इंटू 2 करोगे तो 120 हो गया। अब यहाँ पर देखो √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो गया। तो यहाँ पर हो गया 120, डिवाइड में आ गया √3 हो गया। क्लियर इतनी बात। अब देखो √3 हमारे पास नीचे आया, तो हमने अभी दो पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब भी √3 नीचे आए तो क्या काम करो, ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन ईजी सॉल्व हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करो तो 120 और यहाँ पर आ गया हमारे पास √3 आ गया। डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 4 12, यहाँ पर आ गया 40। तो यहाँ पर आंसर हमें क्या मिला, AC हमको मिल गया है 40 √3। अब आप चाहो तो √3 की वैल्यू पुट करके इसकी पूरी एग्जैक्ट आप लेंथ निकाल सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे ही रख सकते हो, क्योंकि ये हमें क्या मिल गई, हमें स्ट्रिंग की हाइट मिल गई। तो यहाँ लिख देते हैं लेंथ मिली है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ लिख गया इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 40, ये हो गया हमारे पास √3 मीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सॉल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया।
देखो ये वीडियो बहुत बड़ी बन गई, तो क्या करेंगे कि आज इस वीडियो में यहीं तक सॉल्व करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछो या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर लो। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।